Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, which section of the Indian Contract Act 1872 defines agent and principal? Section 181, Section 182, Section 183 और Section 184. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कौन सी धारा अभिकर्ता और मालिक को परिभाषित करती है? धारा 181, धारा 182, धारा 183 या धारा 184? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 182. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 182. The terms agent and principal are defined under Section 182 of the Indian Contract Act of 1872. A person hired to perform any task for another or to act on behalf of another in interactions with third parties is referred to as an agent. The principal is the one for whom the act is performed or who is so portrayed. अभिकर्ता और मालिक पदों को 1872 के भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 के तहत परिभाषित किया गया है. अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है. वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है मालिक कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लेड डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. निम्नलिखित में से किस वाद में मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य. The Constitution makes no reference to the doctrine of basic structure. The Supreme Court gave birth to this doctrine in the Keshwananda Bharati versus State of Kerala 1973 case. The judiciary presented this idea to save the foundation of our constitution. It advanced the idea of the three departments of the government, the legislative, executive and judiciary, each having separate powers. संविधान बुनियादी संरचना के सिद्धांत का कोई संदर्भ नहीं देता है. सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था. न्यायपालिका ने हमारे संविधान की मूल संरचना को संरक्षित रखने के लिए यह विचार प्रतिपादित किया था. इसने सरकार के 3 अंगों विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विचार को उन्नत किया, जिनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग शक्तियां थीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डिफाइंस चार्ज? सेक्शन 2D, सेक्शन 2C, सेक्शन 2B और सेक्शन 2A. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा आरोप को परिभाषित करती है? धारा 2D, धारा 2C, धारा 2B, धारा 2A. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 2B. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 2B. Recently in State of Kerala versus Aziz case, the Kerala court has ruled that the power to modify the charge under section 216 of the CRPC is exclusive to the court and cannot be relied on an application by any of the parties. Section 2B of the CRPC defines charge, which states that the charge includes any head of charge when the charge contains more than one head. हाल ही में केरल राज्य बनाम अजीज मामले में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सीआरपीसी की धारा 216 के तहत आरोप को संशोधित करने की शक्ति है. यह न्यायालय के लिए अनन्य है और किसी भी पक्ष के आवेदन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है. सीआरपीसी की धारा 2B आरोप को परिभाषित करती है, जिसमें कहा गया है कि आरोप में कोई भी आरोप तब शामिल होता है जब आरोप में एक से अधिक प्रमुख हों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a fundamental right? Right to property, freedom of speech, right against exploitation और freedom of religion. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार. Recently in Kolkata Municipal Corporation and others versus Bimal Kumar Shah and others, Supreme Court affirmed fundamental sub-rights pertaining to the right to property and declared the Corporations Acts to be illegal and in violation of both constitutional and statutory principles. Right to property was earlier recognized as one of the 7 fundamental rights under the Constitution. Article 300A of the Constitution, as amended by the 44th Amendment,
guarantees the right to property and requires fair procedure before depriving someone of immovable property. हाल ही में कोलकाता नगर निगम और अन्य बनाम बिमल कुमार शाह और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकारों की पुष्टि की और निगम के कृत्यों को अवैध एवं संवैधानिक और वैधानिक दोनों सिद्धांतों का उल्लंघन घोषित किया। संपत्ति के अधिकार को पूर्व में संविधान के तहत 7 मौलिक अधिकारों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। संविधान का अनुच्छेद 300A 44वें संशोधन द्वारा संशोधित संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता है और किसी को भी अचल संपत्ति से वंचित करने से पहले निष्पक्ष कार्यवाही को अनिवार्य करता है। The last question is, as per Hindu law, who among the following is not entitled for maintenance? Divorced wife, judicial separated wife, a wife who has ceased to be a Hindu, or all of these? हिंदू कानून के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण का हकदार नहीं है? तलाकशुदा पत्नी, न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी, एक पत्नी जो हिंदू नहीं रह गई है, या ये सभी? The correct answer is option C, a wife who has ceased to be a Hindu. इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, एक पत्नी जो हिंदू नहीं रह गई है। The Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 outlines maintenance of a wife under Section 18. If a Hindu woman becomes unchaste or converts to another religion, she will no longer be eligible for separate residence and maintenance from her husband. हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा 18 के तहत पत्नी के भरण पोषण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यदि कोई हिंदू महिला अस्थि या शील भ्रष्टा हो जाती है या दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाती है तो वह अपनी पति से अलग निवास और भरण पोषण के लिए पात्र नहीं होगी। Before we wrap up, here's a question for you. A hangman who hangs the prisoner in pursuant to the order of the court is exempted from the criminal liability by virtue of which section of IPC? Section 77, Section 76, Section 79 और Section 78? एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेशानुसार कैदी को फांसी देता है उसे आईपीसी की किस धारा के आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट दी जाती है? धारा 77, धारा 76, धारा 79 या धारा 78? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।